हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र, हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 1 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आपका हमारा लोकतंत्र। तो हमारा लोकतंत्र मैंने चैप्टर को पूरा समझाया है, उसका वीडियो अपलोड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो पहले आप चैप्टर को समझ लीजिए कि लोकतंत्र है क्या है। हमारा लोकतंत्र है क्या, उसकी सफलता के क्या कारण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे तो आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। और मैं धीरे धीरे और भी आपको सब हर चैप्टर को समझाती चलूँगी। तो सबसे पहले अभी अभ्यास कार्य है, इसमें भी मैं क्वेश्चन आंसर को भी समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इससे भी आपको सरलता से याद हो जाएगा। समझने के बाद ही आप कॉपी में लिखिए और चैप्टर को देखने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र आप जानते हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र पहले था। राजतंत्र जब अंग्रेज लोगों से पहले जब राजा महाराजा रहते थे, फिर स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। तो वो ये बोल रहा है कि लोकतंत्र को सफल बनाना है, मतलब असली अगर लोकतंत्र लाना है तो उसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक। निर्वाचन माने चुनाव। तो जो चुनाव हम जब करते हैं कि अपने लोकतंत्र में मंत्रियों का, तो उसके लिए हमको स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है कि हम स्वतंत्र होकर चुनाव करें। स्वतंत्र से मतलब हो गया कि हम किस व्यक्ति को चुनें। इतने उम्मीदवार हैं, हमको किसको चुनना है, इसके लिए हमको स्वतंत्र होना चाहिए। किसी के दबाव ना हो कि नहीं तुमको इसको ही वोट देना पड़ेगा, उसको ही वोट देना पड़ेगा। अगर हम किसी के दबाव में आकर के वोट देते हैं तो वो वोट देना हमारा मतलब लोकतंत्र हमारा सफल नहीं हुआ। लोकतंत्र सफल कब होगा, जब हम बिना किसी दबाव के वोट देंगे। तो आपका प्रश्न यही पूछ रहा है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक, क्यों ज़रूरी है कि हम स्वतंत्र रहें, किसी को चुनने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हों। उत्तर है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। वो तो आप जोर ज़बरदस्ती से अपने को चुन लेंगे, लेकिन वो असली में तो नहीं चुनाव होगा। इसलिए क्या ज़रूरी है, स्वतंत्र निर्वाचन बहुत ज़रूरी है। अगर हमको लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हम उम्मीदवारों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब आते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है, इससे जनता को क्या लाभ होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है इसका, प्रश्न पूछ रहा है कि जो संचार माध्यम है या जो मीडिया आप सुनते हैं, रोज़ न्यूज़ आती है, मीडिया के क्या क्या साधन है, किन तरीक़ों से, तो इससे जनता को क्या लाभ होता है, इसको उदाहरण के तौर पे आपको समझाना दे करके। तो उत्तर है आपका, मीडिया जो है वो अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार माध्यमों द्वारा गुजरती है, पहुंचती है, तो उसे हम जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। मतलब मीडिया का अर्थ होता है मीडियम, माध्यम, जिसके द्वारा हम बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो सब माध्यम क्या कहलाते हैं, मीडिया कहलाते हैं या संचार माध्यम कहलाते हैं। तो हमारी जो सूचनाओं का प्रसार होता है कि किस देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, तो हम जिन जिन माध्यमों से इस सूचनाओं को प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीडिया। तो जैसे कि टेलीविज़न है, अखबार है, मैगजीन है, इन सब के द्वारा, रेडियो है, इन सब से हमें समाचार मिलते हैं। तो ये सब क्या हुए, मीडिया, संचार माध्यम के साधन हुए। तो इसमें जनता को निम्नलिखित लाभ है, इससे जनता को क्या फ़ायदा होता है। पहला ये कि इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर ये मीडियम ना हो, ये साधन ना हो, मीडिया ना हो, तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमारी सरकार क्या नीति बना रही है, क्या योजनाएं बना रही है, कौन से आदेश ला रही है ना। दूसरा,
सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी मिलती है। इसी मीडिया से, इसी समाचार पत्र से, इसी न्यूज़ चैनलों से हमें पता चलता है कि कौन सी संस्था क्या कार्य कर रही है। तीसरा, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। सरकार की बात हमारे तक पहुंचती है और हम भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं मीडिया के द्वारा। मीडिया को जानकारी देकर के ऐसी परेशानी है, यहाँ पर ये है, जो भी बातें हैं, तो हम दोनों के बीच में मीडिया क्या कड़ी का काम करती है, सरकार और जनता के प्रति बीच में। अगला है आपका, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराना। मीडिया जो है वो शासन तंत्र की कुछ कमियां हैं, उनको भी, वो स्वतंत्र है, वो उसको डर नहीं है किसी का, वो अपनी बात सही जनता तक, जनता की कमी शासन तक पहुंचा सकती है, देश की स्थितियों से अवगत करा सकती है। पाँचवा है, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराती है। मीडिया ही हमें हर जगह की दुनिया में क्या हो रहा है, इस सब बातों से हमें जानकारी इस सब की देती है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम वोट डालने जाएं, अभी तो आप छोटे हैं, जब 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट डालने जाएंगे, तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रख कर के वोट डालना चाहिए। यदि हम संसद, विधानसभा या ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हमें लालच में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रतिनिधि, हम जिस व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं, वो शिक्षित हो, मतलब पढ़ा लिखा हो, योग्य हो और अनुभवी हो, और हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का विकास कर सके। अगला प्रश्न है आपका, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। जो नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं वो किस प्रकार के हैं, ये पूछ रहा है। उत्तर है, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार, पहला, भारत का कोई भी नागरिक संविधानुसार चुनाव लड़ सकता है। मतलब पहला जो हमको राजनीतिक अधिकार है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक संविधान के अनुसार जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार जिसको चुन लिया है हम उसको दोबारा चुनें। अगर वो अच्छा काम करेगा तब हम उसको चुनेंगे, नहीं तो हम उसे हरा भी सकते हैं। तीसरा है, वे सरकार के किसी अनुचित कार्य को भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। हम किसी सरकार का, अगर हमें कोई काम पसंद नहीं है तो हम अपनी बात सरकार को किसी भी लेख या भाषण के माध्यम से कह सकते हैं। चौथा है, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों, स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। ये तो आपको मालूम है कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष से मिल जाता है, 18 वर्ष की आयु से। पाँचवा है, प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। मतदाता जो मत हम वोट डालते हैं वो किसी को उजागर नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि हमने किसको वोट डाला है। अगर हमारे ऊपर दबाव बना भी है तो हम अंदर जा कर के, चाहे जिसको वोट स्वतंत्र है देने के लिए, ये कहीं से खुले, मतलब इसका बताया नहीं जाता, उजागर नहीं किया जाता कि वोट आपने किसको दिया है। सामाजिक अधिकार, ये आपके राजनीतिक थे, अब सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब हम 14 वर्ष से कम बच्चों को, हमको उनसे अभी काम नहीं लेना है। ये सामाजिक अधिकार का पहला है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमज़ोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है कि कोई भी कमज़ोर वर्ग की स्त्री या पुरुषों या बच्चों का शोषण ना कर सके। अगर शोषण करता है तो हमको उसके विरुद्ध कोर्ट में जाने का, हमको उसके विरुद्ध उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, लोकतंत्री शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी सरकार की नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन वैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण उपाय अपना करके। हिंसात्मक रूप से हमको विरोध नहीं करना चाहिए। चौथा, आवश्यक पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। ये सब अधिकार हमको प्राप्त हैं। पाँचवा है, सार्वजनिक स्थानों पर
प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हमको कोई रोका टोकी नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है। तो हमारे लोकतंत्र में जिस तरह ज़रूरी है कि हम स्वतंत्र होकर के निर्वाचित करें, उसी तरह जो हमारी न्यायपालिका है उसके ऊपर भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो न्याय करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि क्या महत्व है इसमें। उत्तर है, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। मतलब ये कह रहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व तो किसके ऊपर है? न्यायपालिका पर। न्यायपालिका रखी, अगर ये सो अधिकार तो दे दिया गया, सामाजिक राजनीतिक अधिकार, लेकिन अगर कोई इनका उल्लंघन करता है, इनको नहीं मानता है, तो हम किसके पास जाएंगे अपनी सुनवाई करने? इसके लिए न्यायपालिका बनी है। तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के अधिकारों की, स्वतंत्रता की सुरक्षा करे, जनता को समान न्याय दिलाए। न्यायपालिका सरकार के दबाव और नियंत्रण से तो इसलिए सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए न्यायपालिका पर कि वो सरकार से डर के सरकार की तरफ फैसला करे। अगर सरकार गलत करती है तो वो सरकार को भी गलत कहेगी, उसको सही न्याय करना है। इसलिए न्यायपालिका का हमारी मतलब लोकतंत्र में बहुत महत्व है। अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है चिन्ह है, हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी बहुत सारी जनता हमारे देश की नहीं पढ़ी लिखी है। अब वो नाम नहीं पढ़ सकती है कि हमको उसको वोट देना है, लेकिन वो चित्र पहचान सकती है। वो कमल का फूल है, हाथ का पंजा है, साइकिल है, जो भी चित्र बना उसको देख करके वो उस जगह पर वोट डाल सकती है। क्योंकि हमारे देश में अब आज भी अभी भी बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, तो इसलिए चुनाव चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है आपका, चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है, निर्वाचन आयोग चुनाव से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनाता है। क्या करता है? सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया में क्या करता है? मतदाता सूची बनाता है। फिर भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होकर हकदार हो जाता है, वोट देने का अधिकारी हो जाता है वो। फिर किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लोग मतदाता सूची में आते हैं। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। सबसे पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम तिथि सूची जारी करता है और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उनको चुनाव चिन्ह दे देता है कि आपका ये होगा, आपका ये होगा। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। जो नियम बनाए गए हैं, जो आचार संहिताएँ बनाई गई हैं, उसका हर उम्मीदवार को पालन करना पड़ता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। दो दिन पहले ही चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र ईपिक लेकर मतदान केंद्र पर जाएं, अपना मत अवश्य डालें, वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। कैसे आपका चुनाव होता है, मैंने एक वीडियो
अपने इसी चैनल में अपलोड किया है। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को और तुम लोगों को, सब लोगों को कैसे चुनाव कराया, मंत्री बनवाया, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारी आप चुनाव प्रक्रिया से को समझ भी जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं चाहते। सोचिए ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। हमको वोट देने जरूर जाना चाहिए। उत्तर है, कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। अगर हम वोट नहीं देने जाएंगे तो जितने जो लोग देने गए, अब उसको आप पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो चुनाव जीत ही जाएगा। तो इसलिए हमें अपना वोट ज़रूर देना चाहिए। बहुत ही कीमती है, लोकतंत्र में हमारे नागरिक होने का एक दायित्व भी है। इसलिए आप लोग भी आगे भविष्य में अपने मम्मी पापाओं को सबको कहिए कि वोट देना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जाना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्या लिखेंगे आप? 18 वर्ष। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सज़ा मिलती है। तीसरा है आपका, संविधान में भारत को के लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। कैसा देश घोषित किया गया? लोकतांत्रिक। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको हर इसको बहुत अच्छे से समझ करके तभी लिखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर अपलोड करती जाऊंगी। इसके बाद मैं विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, आप जो भी विषय बोलेंगे मैं उनके भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसा हो रहा है। और आप कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं उसको समाधान करके सुधार करूंगी। धन्यवाद।